Hello everyone. So in this video I am going to discuss about UPSC journey और UPSC preparation. Prelims हो गया है और prelims का result भी आ गया है और many of you are not able to qualify prelims in your first attempt, second attempt, third attempt, fourth, fifth, sixth और seventh. कुछ मेरे जूनियर्स हैं जिनका 6 और 7 अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ है. ओके, देखो प्रीलिम्स नहीं होना जो है एक, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स थोड़ा सा लक बेस्ड भी है, उसमें लक इन्वॉल्व है और जब नहीं होता है तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, बहुत ही पेनफुल होता है कि हमारा प्रिपरेशन में प्रीलिम्स नहीं हुआ है. फर्स्ट अटेम्प्ट ओके फाइन, फर्स्ट में नहीं होता ठीक है, सेकंड में वी कैन मैनेज इट. व्हेन वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स और सेवन अटेम्प्ट, इट बिकम वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एक्चुअली. ओके, तो सबसे पहले आप यूपीएससी एग्ज़ाम, जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो मान के चलिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ रिस्की. उसका रिस्क एवरी टाइम उतना ही है. जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो ये एक रिस्की है और इसमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना कि होने की, बल्कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. ओके, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है कि 99 point some percent people are not going to qualify this examination. Like for example 4 to 5 लाख ने अगर प्रीलिम्स दिया होगा, उसमें से 10,000 अगर मेंस लिख रहे हैं, उसमें से 25 अगर इंटरव्यू जा रहे हैं तो उसमें से 800 लोग ही सेलेक्ट होंगे. 800 कह लो, 1000 कह लो, वट एवर नंबर इज देयर. तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत रिस्की एग्ज़ाम है और आप सब क्या करते हैं इस प्रिपरेशन में, अपने रिस्क को घटाने की बजाय उसको बढ़ाते हैं और वही हमारी सारी मिस्टेक्स हैं. हम जो भी मिस्टेक करते हैं इस प्रिपरेशन में, उससे क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज माई रिस्क टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने इमोशंस को हटा दीजिए. ये जो इमोशंस है ना, ये सबसे डेंजरस चीज़ है अपनी लाइफ की. सबसे पहले जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो इस इमोशंस को हटा दो बिल्कुल, और अपने आप को सबसे पहले ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि मैं इस प्रिपरेशन में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और उसके बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही उसका डीप मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करो. सबसे पहले अपने इमोशंस को हटा दो और इसको फुली एक्सेप्ट करो कि मैं एक्चुअली हु आई एम, वेयर आई स्टैंड इन दिस प्रिपरेशन. अगर इस प्रिपरेशन के मुझे 100 स्टेप तय चलने हैं तो मैं अभी कितने स्टेप चल पाया हूँ, पहले वो एक्सेप्ट करो. और उसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं, अभी आपने इतना ही जर्नी तय की है, तो पहले इसको कंप्लीट करो. दैट इज़ अ वन थिंग. नाउ कुछ और एडिशनल पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पहले. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज यूपीएससी एग्जामिनेशन. मैं सच बता रहा हूँ, मैनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम फ्रॉम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर. अभी भी आपको यूपीएससी क्या है ये पता नहीं है. बिलीव मी, नहीं पता है. आपने बस सुना है कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, फॉर्म आता है और सेलेक्ट हो जाते ये. बट आपको समझना है कि यूपीएससी जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है सिविल सर्वेंट बनाने के लिए. सिविल सर्वेंट में आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, मतलब ये पोस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है. हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम इस एग्ज़ाम को तो मिस कर देते हैं. या तो हम स्टूडेंट हैं या हम सिविल सर्वेंट हैं इन अवर माइंड. तो जब भी हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ एग्ज़ाम तो हम भूल जाते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो क्या है, वो तो चलो सेकेंडरी है, और हमेशा इमोशंस में रहते हैं कि ये हमको कैसे भी ये मिल जाए. तो हमारा फुली टारगेट जो माइंड है, तो माइंड में हमेशा ये बहुत ज़्यादा रहता है और ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत कम हो जाता है. तो वो एक रीज़न है कि हम बहुत जल्दी चाहते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, कि हमने आज प्रिपरेशन स्टार्ट किया और टुमारो अगला एग्ज़ाम आएगा, उसमें हम कैसे भी करके प्रीलिम्स निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, इंटरव्यू जाएंगे, कोई एक पोस्ट हम जब पक्का ले लेंगे. ये पहला मिस्टेक है. पहला मिस्टेक क्या है कि हमने एग्ज़ाम को समझे बिना,
एग्ज़ाम को जाने बिना हमने जो एक ड्रीम रखा था और हम उस ड्रीम को इतना जल्दी फुलफिल करना चाहते हैं, और कंपटीशन एक डिफरेंट तरीके का है। कंपटीशन इतना टफ है कि उसमें जो स्किल जो डेवलप करनी चाहिए थी वो स्किल मिस हो जाती है, और हम प्रीलिम्स में फेल होते हैं, और पास भी हो गए तो मेंस में फेल होते हैं, और 1 और 2 अटेम्प्ट के बाद जो हमारा जितना होप है, और जब वो होप टूटना एग्जाम फेलियर नहीं है। होप है कि हम अब ये नहीं बन पाएंगे, ये मेरा होप टूटता है। एग्जाम तो जस्ट एग्जाम है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ठीक है, ये हम बनेंगे क्या करेंगे तो सेकेंडरी है, ठीक है, माइंड में है, ठीक है। सबसे पहले इस एग्जाम को तो समझने की कोशिश करो। एग्जाम को समझने का मतलब है कि एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम में कंपटीशन कितना है, एग्जाम का सक्सेस रेशियो कितना है। मुझे ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि भाई उसका नेचर क्या है। नेचर में क्या है कि एग्जाम का इतना वास्ट सिलेबस है, उसका उस सिलेबस का जो कंटेंट और कंसेप्ट मेरे माइंड में जाना चाहिए, कैसे जाएगा। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, आप काउंट करते रहो, काउंट भी नहीं होता। योर ऑप्शनल, पेपर 1, पेपर 2, ऐसे। तो इतना सारा कंटेंट को माइंड में लेके कैसे जाना होगा, ये पहला थॉट आना चाहिए मेरे माइंड के अंदर। उसमें और PYQ कैसे पूछता है, सिलेबस क्या है, कंटेंट है, कंसेप्ट है, वो कैसे मुझे अपने माइंड के अंदर लेके जाने हैं, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसे मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है, सोशल जस्टिस पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़नी है, कैसे आंसर्स राइटिंग करनी है, ये हमको कभी नहीं आता। नेचर क्या है वो पता ही नहीं है। हमको क्या दिखता है, ये दिखता है। तो पहला उसको थोड़ा सा हटे। मैं ये नहीं कहता कि आपका ड्रीम क्या है, एम क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इसको मत सोचो। अभी के लिए सोचो कि जो इतना बड़ा जो सिलेबस है, इतना ज़्यादा जो रिसोर्स मेरे पास में है, उस सोर्स को मुझे कैसे अपने माइंड के अंदर लेके जाना है, ये पहला टारगेट। देखो माइंड में रहेगा तो प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आया, माइंड में पता है इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेट कर दिया। अब माइंड में यही नहीं पता है कि आयरन इंडस वैली में होता है कि नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे कैसे एलिमिनेट करूँगा स्टेटमेंट को। दूसरा प्रोसेस में क्या कि प्रीलिम्स का जो नेचर है, जो प्रोसेस है क्वालिफाई करने का, वो है कि भाई जितना भी PYQ सोल्व करो और टेस्ट और उनका एनालिसिस, ये नहीं करते हैं। PYQ को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, जितना भी आप PYQ को देखोगे आपको समझ में आएगा कि UPSC कैसे स्टेटमेंट को क्रिएट करता है। पेपर कोई से भी ईयर का हो सकता है, वो इस ईयर का भी पेपर हो सकता है। मैं पेपर पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं 2023 का भी पेपर डिस्कस करूँगा। मैं बताऊँगा कि कितनी आसानी से उसको भी हम डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि हम हार्ड वर्क करना कम चाहते हैं, और चाहते भी हैं तो केवल 2 मंथ के लिए, क्योंकि हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। 2 मंथ में वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, और हम इतना पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो 10 मंथ है उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता। मेंस इज ऑल अबाउट आंसर्स राइटिंग, हम उसको करते नहीं हैं। तो मुझे बताइए, जब नेचर हमको नहीं पता, प्रोसेस पे हम काम नहीं करते, कंपटीशन हम सोचते नहीं कि भाई कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, IITN है, IIM वाले हैं, JNU है, DU है, एम्स वाले हैं, सारे लोग मेरे कंपटीशन में बैठे हुए हैं, PhD वाले हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग 4th है, 5th अटेम्प्ट, सब लोग बैठे हुए हैं। इनको हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि हम एक जगह पे बैठे हैं और हमें सब कुछ आता है। और सक्सेस रेशियो हम सोचते नहीं कि भाई 100 में से 0.07% जो है वो क्वालिफाई करेंगे, वो भी हम नहीं सोचते। तो हम जब इतना रिस्क ले रहे हैं तो ये बातें तो सोचने की बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, उनको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम का जो हार्ड पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा थॉट लगाना है। ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। उससे क्या तुम डिफरेंट कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ भाई UPSC, अगर ये UPSC करना ही क्यों है, क्योंकि सबको दिखाई देता है कि मेरा ड्रीम है, लेकिन एक्चुअल में ड्रीम है, जस्ट ड्रीम है फॉर अदर पर्पज, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, मनी मिल जाएगी, पेरेंट्स का प्रेशर है, मेरा ड्रीम है। उसको बहुत क्लियर करना है, क्योंकि आप जहाँ पे रिस्क ले रहे हो ना, ये पता होना चाहिए, ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं आप रिस्क ले रहे हो, स्टेटस के लिए रिस्क नहीं ले रहे हो, पावर के लिए रिस्क नहीं ले रहे हो, क्योंकि नहीं मिली तो वो ड्रीम तो सेटल्ड होगा ना। अरे आज तो मेरे पास पावर थी, अब तो नहीं रहेगी ना। मनी के लिए नहीं, पेरेंट्स प्रेशर नहीं, एम हो सकता है,
तो सबसे पहले जो भाई पार्ट है उसको थोड़ा सा क्लियर करना कि करना ही क्यों है। अब करना है तो जो होगा देखा जाएगा। अब वो इस सब के लिए तो नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब है, कोई सी भी और कर लो जाके, कोई और जॉब कर लेंगे, मनी है तो कहीं से भी अर्न कर सकते हो। स्टेटस थोड़ी ना बढ़े, स्टेटस बढ़ेगा लेकिन ठीक है, इसको इतना मत, इन सब मत सोचो, इन सब बातों के लिए। अब सोचो कि कुछ और रीजन सोचो, थोड़ा और आइडेंटिफाई करो जो डीप रूटेड हो, जो बहुत ही इंटरनली डीप हो आपके माइंड में, उसको सोचने की कोशिश करो। करना है तो जो होगा देखा जाएगा। आई एम रेडी टू गिव 3 ईयर, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आई एम रेडी टू गिव 4 ईयर, होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, इतना टाइम मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, और होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, जो फेक चीज़ें हैं, इनको माइंड से हटा दो, उससे कुछ होने वाला है नहीं, है ना। जो इंटरनली जो आपका फीलिंग है, उस फीलिंग पे काम आप जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बजाय इन सब चीज़ों के लिए, ये क्या होती है, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती हैं आपको। जो इनर मोटिवेशन है वो आपका जब आने लगेगा तो समझो कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो भाई को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एक ऐसा है जो आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है 12 मंथ के लिए। मैं बिलीव में, देखो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने 12 मंथ इस एग्ज़ाम को दे दिया ऑनेस्टली, तो आप डेफिनेटली कुछ रैंक लेके निकल जाएंगे। और अगर छूट भी गया तो अगले 20 मंथ अगर आप ऐसे टारगेट करेंगे ना, मेरा नेक्स्ट 12 मंथ मेरे पास में है, और 12 मंथ मतलब 300 डे ऑलमोस्ट इंटू 10 आवर्स। अगर आपने 3000 आवर्स पढ़ाई कर दी, बिलीव में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं कर पाओगे ना, यही तो प्रॉब्लम है होने वाले कैंडिडेट में और ना होने वाले में। क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होते हो, और जब एग्जाम नहीं होता है तो आप मोटिवेट नहीं होते हो, क्योंकि आपका मोटिवेशन तो ये है ना। और जितना एग्जाम करीब आता है उतना ही ये चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं पढ़ाने के लिए। आपका इनर मोटिवेशन कुछ और नहीं है, तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश करना कि आपका इनर मोटिवेशन क्या है। ये सब, ये गवर्नमेंट जॉब, ये सब कुछ है या कुछ और है। ओके, एक और बात कर लेते हैं, लास्ट बात हम कर लेते हैं, तो उसमें हाउ टू क्वालिफाई। अब इस एग्ज़ाम को हाउ टू क्वालिफाई, तो सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम को लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन करें कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट प्रीलियम जून में है, कहीं ना कहीं जून में होगा, तो मेरे पास कितना मंथ है, 5 मंथ मेरे पास 2024 का बचा, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 6 मंथ मेरा 2023 का है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 मंथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 300 डेज मेरे पास में है। अब इन डे पे काम करना स्टार्ट करो। अब सोचो कि क्या मैं केवल प्रीलिम्स पे काम करूँगा, नहीं। तो आपका जो प्लान हो वो ऐसा हो कि अब मेरे पास क्या है कि लास्ट 4 मंथ मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स को आप दे सकते हो चाहे तो, है ना। और 4 मंथ के बाद जो मंथ बचते हैं 7, इसमें आप मेंस को जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो ये सिलेबस तो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सच बताऊं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, अगर उनसे पूछें कि थर्ड लाइन पेपर 3 का सिलेबस के पेपर 3 की थर्ड लाइन क्या है, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, अगर आपको पता है कि थर्ड लाइन ऑफ पेपर 3 का क्या है, तो बिलीव मी यू आर प्रिपेयरिंग और राइट डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि लास्ट लाइन पेपर 4 का क्या लिखा हुआ है, पेपर 4 एथिक्स का लास्ट लाइन में क्या लिखा है, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट उसको रिकॉल कर रहा है ना, बिलीव मी यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। मैं कहूँ पेपर 1 का 5th लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको रिकॉल हो रहा है कि 5th लाइन में सिलेबस में ये लिखा हुआ है, आप राइट डायरेक्शन में हैं। नहीं तो आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पे एफर्ट्स करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप कर रहे हैं। तो अपने आप जस्ट सोचना कि जो मैंने वर्ड बोले वो कितने ट्रू हैं, आपको नहीं पता है। जब अब किसी एग्जाम का, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता, आप सिलेबस ही नहीं जानते, तो आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस के बाद आप देखो यूपीएससी जो मेरा एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो कैसे क्वेश्चंस पूछती है। आप कोचिंग के तो डेली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यूट्यूब पे अगर कोई करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन दे रहा होगा ना, बिलीव मी वो तो आप सोल्व कर लेंगे।
लेकिन 5 क्वेश्चंस कभी यूपीएससी के नहीं सोल्व करेंगे। आप करंट अफेयर्स, रैंडम कोचिंग का रैंडम करंट अफेयर्स के रैंडम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.001% एग्जाम में आने की है। आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी 50% आने की होती है उनको सोल्व नहीं करते। तो आप ही बताइए कि कौन मिस्टेक कर रहा है? क्वालिफाई करने में हर्डल आप हैं या कोई और है? आप ही है ना। आपको सिलेबस याद नहीं है? अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप राइट ट्रैक पे हैं। आप PYQ वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो वो आपको नहीं पता है? अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रीलिम्स में या मेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का नेचर, क्वेश्चंस में कंटेंट और कंसेप्ट इन्वॉल्व और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्टेटमेंट में विजयनगर एम्पायर लिखा होता है तो आंसर वही होता है। जब भी स्टेटमेंट में गुप्ता लिखा हुआ होता है ऑप्शन में तो आंसर गुप्ता होता है। जब भी बुद्धिज्म और जैनिज्म लिखा होता है तो दोनों में से आंसर एक होता है। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लास्ट के PYQ देखने के बाद, है ना। तो आपको एज लेना पड़ेगा बाकी लोगों से। आपको जो एज है ना वो एज कैसे आएगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कम एफर्ट्स डाल के आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। ओके, सोर्स क्या है आपका? हर साल आप सोर्स को बदल देते हो। आपको कभी लगता है कि ये सोर्स अच्छा है, वो बाहर से जो प्रिंट होके जो सोर्स आते हैं ना वो लगता है ये बहुत अच्छे सोर्स है, हम इसी को पढ़ेंगे। कुछ भी सोर्स अच्छा नहीं है। जो सोर्स आपको सबने बता दिए हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, और मैं कहूँगा कि आपको पता ही है NCERT, आपको पता ही है कि भाई NCERT बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और रेफरेंस बुक है वो आपको सब पता है, उतना ही पढ़ना है। मैं कहूँगा कि इन्हीं को ही आप जितना बार पढ़ें उन्हीं को बार बार पढ़ें और ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस पे कर लें। आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। मेंस के कुछ टॉपिक हैं जहाँ का आपका नोट्स बनाना है, वो भी आराम से बन जाता है। वो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप हर रोज़ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं। नोट्स मेकिंग, जहाँ नोट्स मेकिंग बनाना है वहाँ पे बनाएंगे नहीं, जहाँ नहीं बनाना है वहाँ पे बनाएंगे। तो बताइए इसमें कौन गलत कर रहा है? अब जो जो चीज़ स्पेक्ट्रम बुक लिखी हुई है, स्पेक्ट्रम का नोट्स बना के आप करोगे क्या? लक्ष्मीकांत का नोट्स बना के आप करोगे क्या? एथिक्स का बना लो, सोसाइटी का बना लो, गवर्नेंस का बना लो, बनाना ही है तो मैं तो ये कहूँगा नोट्स बनाने से पहले उसके PYQ तो लिख लो। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको सोसाइटी में नोट्स बनाना है तो सबसे पहले जितने भी 8 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर्स लिख लो ना, मॉडल आंसर बना लो, वही आपका नोट्स बन गया ना। और उसी को अगले दिन प्रैक्टिस कर लो। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन आपका क्या है कि आपको लगता है कि कोई ऐसा आए बहुत ही शॉर्टकट बता दे, लेकिन ऐसा नहीं हो, रिवीजन नहीं करेंगे। अब रिवीजन नहीं करोगे तो कंटेंट जो है वो माइंड में कैसे जाएगा? और जब कंटेंट माइंड में ही नहीं होगा तो आप सोल्व कैसे करोगे आंसर्स को? और प्रीलिम्स में या मेंस में कैसे आंसर्स राइटिंग करोगे? और राइटिंग तो बहुत ही कम करते हैं। अभी मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी 11 स्टूडेंट को मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ 2024 के लिए। उन्होंने फ़ी पे किया है। फीस पे करने के बाद 11 में से 4 स्टूडेंट कंटिन्यूसली लिखते हैं, डेली उनके आंसर्स आते हैं। मैं एवेलुएट करता हूँ, उनको भेजता हूँ, उनसे बात करता हूँ। उसमें से 2 to 3 जो हैं वो अल्टरनेट डे 2 डेज़ के बाद आंसर्स पे, सर हमको ये हो गया प्रॉब्लम, हमको ये हो गया। देखो मेरा उसमें क्या है, अब उसमें मैं 11 में से ये 4 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना होने की, जो मतलब रोज़ आंसर्स लिख रहे हैं। उन 2-3 की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है ना। और उसमें जो 2-3 हैं वो तो एक वीक में एक बार फ़ोन कर, सर मैं कल से लिखूंगा, मैं कल से पक्का लिखूंगा, लेकिन कभी नहीं लिखते। तो इसमें मेरा फॉल्ट बताइए, एज अ मेंटर फॉल्ट बताइए कि मैंने एक आपको डायरेक्शन दे रखी है, आप हर दिन पढ़ाई करते हो, उस पढ़ाई में क्या आपके पास 10 आवर्स में 1 आवर आंसर्स राइटिंग के लिए नहीं? अगर आपके पास 1 आवर आंसर्स राइटिंग के लिए नहीं है तो मैं कहूँगा ये प्रिपरेशन छोड़ दो ना। कोई फायदा नहीं है एक्यूमुलेट करने का इस नॉलेज को। उसका आज एक्यूमुलेट करोगे कल को चला जाएगा। उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो मसल्स मेमोरी में आएगा, माइंड मेमोरी में आएगा। वो मेमोरी में जब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। बिलीव मी, आप में जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, आप बस मेरा ये जो थॉट मैंने बोला है इसको प्लीज़ रिकॉल करना, कहीं पर नोट डाउन करना। देखो स्ट्रेटेजी सब काम करती है। ओके, और उसके बाद चलो थोड़ा सा और बचा है तो एक आध भी स्लाइड है तो देख लेते हैं, वो भी एक आध स्लाइड और भी है। हाँ,
टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो तो मैंने बता ही दिया कि 80% क्या करते हैं, जो बैठती मैंने डिस्कस की, वो कुछ भी नहीं करते, उनको सिलेबस नहीं पता, उनको PYQ कभी नहीं देखते, वो सोर्स को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है केवल प्रीलिम्स कैसे भी निकल जाए, कोई कोचिंग कुछ हमको दे दे, कभी वो रिवीजन नहीं करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करते वो लोग, तो इनको तो हम कंसिडर करते ही नहीं। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जो लोग आप इस समय देख रहे हैं वो इसमें आते भी नहीं हो, वो आप जो भी सीरीज देखो, मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा लोग उसमें है भी नहीं और बहुत कम ही लोग उसको देखते हैं, तो इस समय जो भी देख रहे होंगे वो इस कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो तो मुझे पता है, वो इस कैटेगरी में है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हो, आप नोट्स सब कुछ बना रहे हो, आप मेंस पढ़ रहे हो, आप अपना ऑप्शनल सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आप दो काम मेरे कहने से करिए जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो एज अ मेंटर अगर आप मुझे मानते हैं तो अपने टाइम का अगर आप 10 आवर्स पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा 6 आवर्स ही पढ़ो, बस डेली का 6 आवर्स पढ़ो, उसमें आप 2 आवर्स अपना रिवाइज स्टार्ट कर दो और 2 आवर्स रीडिंग ये प्रैक्टिस राइटिंग स्टार्ट कर दो, इतना मेरे कहने से कर लो जो भी इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, पहली बात अपने सोर्स को मत चेंज करना, अननेसेसरली सोर्स को कभी चेंज मत करना, दूसरा एक प्लान रखना, एक प्लान मैंने बना के डाल रखा है और वो टेलीग्राम पे है, फ्री में उसमें क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, फ्री में उसका सिनॉप्सिस भी दे रहा हूँ, आपको बस उस प्लान को फॉलो करना है, मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि मैं और हैंडल कर भी नहीं पाऊंगा मेरे पास, मैं ये नहीं कहता कि मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करो वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, मैं उसको कह ही नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपना एक स्ट्रेटेजी मतलब अपना एक प्लान बनाओ, अपना एक सोर्स रखो और सोर्स को चेंज मत करो, और जो टारगेट में डेली दे रहा उतना ही कर लो, उतना ही 4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, उतना ही रिवीजन जो आपने टॉपिक कर लिया उनका रिवाइज कर लो। ओके, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कुछ है मैं जानता हूँ, जो बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं, जैसे मैं 4 स्टूडेंट जो डेली लिख के भेज रहे हैं, देखो उनका होगा नहीं होगा वो मैं कोई श्योर नहीं कर सकता, वो भी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन कल को वो ये कहेंगे कि जो भी चीज़ें करने की थी उन्होंने की। ओके, तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, ओके लास्ट में, तो अब क्या करना चाहिए, तो अभी देखो आपका, अभी मैं कहूँगा कि आपका मेन फोकस आपके मेंस पे होना चाहिए, तो मेंस में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो चारों पेपर हैं 1 to 4, इसका जो भी नोट्स बनना है बन जाना चाहिए, सारे PYQ का मॉडल आंसर्स आपके पास तैयार होना चाहिए, उन मॉडल आंसर्स का आपने प्रैक्टिस जरूर करना है और टेस्ट लगाने हैं। एवरी वीक देखो मैं एक ऐसे दे रहा हूँ, एवरी वीक मैं एक ऐसे देता हूँ वीकली, उस वीकली ऐसे को लिखने की कोशिश करना है अपने आप, और जो मैंने थॉट दिया है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है उसके बे पे उसको लिखने की कोशिश, अगर आप एक वीक में एक ऐसे लिखेंगे, दिसंबर तक 25 ऐसे आपने लिखे होंगे, उतना एनफ है। ओके, ऑप्शनल अपने हिसाब से अपना प्लान बना के नेक्स्ट 5 मंथ मतलब 150 डेज का एक प्लान बना के अच्छे से हर दिन उसको ऑप्शनल में देखो यही करिए, एक टॉपिक लीजिए, उसका PYQ उठाइए, PYQ का मॉडल आंसर्स आप बना लीजिए और इनको आप राइटिंग करिए, बस इतना आप करेंगे, उसका सोर्स पढ़ना है, सोर्स पढ़ के मॉडल आंसर्स बनाना है और उसका राइटिंग करना है, तो ये आपका टारगेट है। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि नेक्स्ट कैसे करना है, प्लान 2024 का बनाना है, सोर्सेज चेंज नहीं करने, जो आपने पढ़े हैं वही सोर्स होने चाहिए, और ये जो 3 चीज़ें हैं इसको आप बांध लो कि मैं रीड करूँगा, जितना कम से कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवाइज का मतलब रिकॉल होता है, मैंने कई बार बताया है, थिंकिंग होता है एक टॉपिक के बारे में, और राइटिंग आप जितना करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, हर रोज़ प्रैक्टिस के बाद जितना टाइम आपको लग रहा है उस टाइम को नोट डाउन करें, उस पर काम करें, अगर आप मान लीजिए आपको क्या है कि कम से कम ये मान के चलिए कि 250 वर्ड्स आपको 11 मिनट में लिखने हैं, 11 मिनट में 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो 1 मिनट में टू आई कैसे 25, तो हर रोज काउंट करिए कि कितने मिनट में कितने वर्ड्स हो रहे हैं, तो वर्ड्स को जरूर काउंट करिए, क्योंकि देखो एग्जाम है, कंपटीशन है, बाकी लोग उसको लिख पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, वीडियो हिंदी में रखा क्योंकि हिंदी में इमोशंस मेरे निकल के आते हैं, इंग्लिश में क्या होता है कि मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो उसमें इमोशंस नहीं आते, जस्ट कंटेंट आ जाता है, और हिंदी से मैं इमोशंस और बाय हार्ट बोलता हूँ, अंदर से मेरी जो बोलने की जो मैं कहना चाहता हूँ वो बोल पाता हूँ,
तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि सर हिंदी में समझ में नहीं आया था, तो मैं यही स्लाइड्स आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ एक बार, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी ये वीडियो बना दूँगा, कोई ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में सबको हिंदी इतनी तो आती है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ ही गए होंगे। ओके। और मैं देखो दूसरी बात, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे डेली जितना मैं दे रहा हूँ, डेली 4 क्वेश्चंस मेंस के उतना कर लीजिए, और सेक्शनल टेस्ट भी मैं डाल दे रहा हूँ उसके ऊपर, उसमें उसका सिनॉप्सिस भी डाल दे रहा हूँ। इतना मैं कर रहा हूँ, जो भी अगर आप बिलीव मी, जितना उस पे मिल रहा है आपको, आप कहीं पे आप जाएंगे ना उसका आपको पे करके मिलेगा। तो पहले आप उसको फ्री फॉलो करिए ना, जो चीज़ मिल रही है उसको कर लीजिए, काम आ जाएगा। देखो मैं ये नहीं चाहता, मेरा एक मानना है कि ऐसा ना हो जाए कोई डिजर्विंग कैंडिडेट और ऐसा हो और वो बिना पैसे के वो फॉलो ना कर पाए। तो हाँ, पेड में इतना हो सकता है कि मेरा जो वो मतलब जो मुझे कहीं लगता है तो मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं एवेलुएट कर सकता हूँ, उतना हो सकता है। वो मेरे सर्वाइवल के लिए है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं सारी। तो ठीक है। तो अगला वीडियो जो मैं रखूँगा, अगला वीडियो मैं रखूँगा कि हाउ टू स्टार्ट आंसर्स राइटिंग। तो आंसर्स राइटिंग को स्टेप्स स्टेप से हमको कैसे स्टार्ट करना है आंसर्स राइटिंग के लिए, मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगला वीडियो राइटिंग को कैसे स्टार्ट करना है उस पर काम करेंगे। उसके बाद एक वीडियो डायरेक्टिव वर्ड्स का रहेगा कि कैसे डिकोड करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। एक वीडियो रहेगा कि नोट मेकिंग कैसे करना है, नोट्स को कैसे बनाना है, वो एक वीडियो रहेगा। तो अब थोड़ा सा हम मेंस पे थोड़ा काम करेंगे, और एक आध महीने मेंस पे काम करने के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर से हम प्रीलिम्स पे आ जाएंगे। तो प्रीलिम्स को पहले डिकोड करेंगे 2022 और 2023 पेपर को सारे को, कि कहाँ से क्वेश्चंस आए, किन बुक से क्वेश्चंस आए, और कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते थे। उसके बाद कुछ प्लान होगा तो प्लान भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। देखो लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं भी लाइक करोगे तो लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, आपका चॉइस है अपना, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।